वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एनी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्किस बानो केस के बारे में। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे बिल्किस बानो केस के बारे में, जानेंगे कि इस केस की शुरुआत आखिर कैसे होती है। तो ये बात है 2002 की। 2002 में अयोध्या से अहमदाबाद गुजरात एक ट्रेन जाती है जिसमें होते हैं हिंदू श्रद्धालु, और इस ट्रेन के 4 डब्बों में आग लगा दी जाती है और इसी के साथ ही गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं और इन दंगों में ही क्या होता है, बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म किया जाता है। बिल्किस बानो जो एक मुस्लिम परिवार की महिला है, इन दंगों के दौरान वो अपना घर छोड़ देती हैं और अपने घर को छोड़कर वो एक जगह पर अपने परिवार के साथ छुपकर रहती हैं, क्योंकि इनको डर होता है कि इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर किसी भी तरह का हमला ना हो जाए, जिससे कि किसी को नुकसान ना हो। इसीलिए ये एक जगह पर अपने परिवार के साथ छुपकर रहती हैं। लेकिन होता बिल्कुल वैसा ही है जिस चीज़ का इनको डर होता है। एक दिन इनके परिवार के ऊपर 20 से 30 लोग हमला कर देते हैं। इनके परिवार के बहुत से लोगों की हत्या कर दी जाती है और साथ ही इनके साथ ही दुष्कर्म किया जाता है। उस समय ये 5 महीने की गर्भवती थी जब इनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इनके परिवार के बहुत से लोगों को जान से मार दिया गया, जिनमें से कुछ लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग भी गए थे। तो ये पूरी घटना है जिसके बाद शुरुआत होती है बिल्किस बानो केस की। ये महिला है जिनके साथ गुजरात के 2002 के दंगों के दौरान दुष्कर्म किया जाता है। तो इसके बाद जब बिल्किस बानो अपना होश संभालती हैं तो वो पुलिस के पास जाती हैं मदद के लिए, लेकिन पुलिस इनकी मदद नहीं करती। पुलिस जब इनकी मदद नहीं करती तो ये मानवाधिकार आयोग तथा सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय की गुहार लगाती हैं। न्याय के लिए ये सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में इनके केस की सुनवाई शुरू होती है और फिर दिसंबर 2003 को सुप्रीम कोर्ट इनका केस सीबीआई को सौंप देती है। तो अब 2003 से सीबीआई बिल्किस बानो केस की सुनवाई करती है और इसकी जांच पड़ताल करती है और 1 महीने के अंदर ही सीबीआई सभी दोषियों को गिरफ्तार भी कर लेती है। और सीबीआई की निजी अदालत में बिल्किस बानो का केस चलता है। इन सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो जाती है और फिर इनको सजा सुनाने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। लेकिन इसी बीच बिल्किस बानो जी को ये डर होता है कि कहीं गुजरात में इनके ऊपर किसी तरह का हमला ना हो जाए, तो इसलिए ये अदालत में गुहार लगाती हैं कि इनका केस बॉम्बे हाई कोर्ट को सौंप दिया जाए, बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो फिर सीबीआई द्वारा बिल्किस बानो केस बॉम्बे हाई कोर्ट को सौंप दिया जाता है और बॉम्बे हाई कोर्ट इन 11 दोषियों को, जो 11 व्यक्ति दोषी साबित होते हैं, उनको उम्र कैद की सजा सुना देती है। तो बिल्किस बानो को यहाँ पर न्याय मिल जाता है। इन 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा हो जाती है जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म किया था। तो जब बिल्किस बानो को न्याय मिल गया तो आज हमें इस केस को डिस्कस करने की जरूरत क्या पड़ी, अब हम ये बात करेंगे। तो 15 अगस्त 2022 को जिन 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली थी उनको रिहा कर दिया जाता है और इस तरह फूल, माला तथा मिठाई से इन दोषियों का, इन आरोपियों का स्वागत किया जाता है। तो ये बात जानने की है, यहाँ से हमारा असली टॉपिक शुरू होता है कि आखिर इन दोषियों की रिहाई क्यों हुई, क्यों की गई, क्या जरूरत पड़ी कि इन दोषियों की रिहाई हुई। एक तरफ जहां हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, हम सभी स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इन आरोपियों की रिहाई क्यों हुई। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक महिला के साथ इतना बुरा करने वाले आरोपियों की रिहाई क्यों हुई, हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इन आरोपियों की रिहाई क्यों हुई, ये वो 11 आरोपी हैं जिन्हें बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सजा मिली थी। इन आरोपियों में से एक था राधे श्याम भगवान दास शाह। उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सजा माफी की अपील की गई थी। जो ये आरोपी थे उनमें से एक ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सजा को माफ करने के लिए एक अपील की थी। उसने अपनी अपील में क्या कहा था कि हमें 14 साल से अधिक समय हो गया है सजा काटते हुए और अब हमें रिहा कर दिया जाए, हमारी सजा को माफ कर दिया जाए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को ये मामला सौंप दिया था। क्योंकि ये केस गुजरात में हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका फैसला भी गुजरात सरकार ही करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को ये आदेश भी दिया था कि 1992 की नीति के आधार पर फैसला किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी आरोपियों द्वारा कि उनकी सजा को माफ कर दिया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस तो गुजरात का है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को केस सौंप दिया और साथ ही आदेश भी दिया कि इसका फैसला 1992 की गुजरात में जो नीति थी उसके आधार पर किया जाना चाहिए। अब हमारे मन में यहाँ से सवाल उठता है, आखिर ये 1992 की नीति है क्या? तो गुजरात में दोषियों की सजा माफी के लिए ये एक नीति थी जिसमें क्या था, यदि किसी दोषी का लगे कि व्यवहार अच्छा हो गया है या फिर उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति ऐसी है तो इस आधार पर उसको रिहाई दी जाती थी, उसकी सजा माफी हो जाती थी। तो ये थी 1992 की नीति। हालांकि अब इसमें संशोधन हो चुका है, 2014 में इस नीति में संशोधन हो चुका है, लेकिन फिर भी इस 1992 की नीति के आधार पर फैसला करने का आदेश क्यों किया गया था? क्योंकि ये केस था 2002 का, 2003 का और उस समय 1992 की नीति चलती थी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 1992 की नीति का पालन किया जाए, ना कि 2014 की नीति का। तो इस वजह से इन आरोपियों को मिली थी रिहाई। तो जो ये बिल्किस बानो केस के आरोपी थे, जो 11 दोषी थे, उनकी रिहाई का आधार क्या था? उनकी रिहाई का जो फैसला हम सुनाया गया था उसका आधार क्या था? अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो 1992 की सजा माफी नीति के तहत ये कहा गया था कि किसी भी श्रेणी के दोषी, चाहे उस व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया हो, उसने हत्या की हो, उसने बलात्कार किया हो या कुछ भी किया हो, उसकी रिहाई पर कोई रोक नहीं थी। 2014 में इस नीति में संशोधन किया गया। 2014 में इस नीति में संशोधन किया गया और जो बड़े संगीन जुर्म होते हैं उन पर जो है सजा माफी नहीं थी। कुछ ही ऐसे दोष थे, कुछ ही ऐसे आरोप थे जिन पर सजा माफी थी। 2014 में जब इस नीति में संशोधन हुआ तो संगीन जुर्म वाले आरोपियों को सजा माफी नहीं मिलेगी, ऐसा प्रावधान शामिल किया गया। लेकिन उससे पहले की जो नीति थी उसमें तो सभी श्रेणी के दोषी शामिल थे कि सभी को रिहाई मिल सकती है, और 2014 में इसमें संशोधन किया गया। लेकिन हमने पीछे बात की, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर कहा कि इनकी जो सुनवाई होगी, इनका जो केस होगा वो 1992 की नीति के तहत जो है आदेश सुनाया जाएगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही क्या होता है, गुजरात में एक समिति का गठन किया जाता है जो इन आरोपियों के केस की सुनवाई करते हैं, और उस समिति में सर्वसम्मति से, यानी कि उस समिति में जितने भी सदस्य होते हैं उनकी सहमति से, उन सभी की सहमति से इन 11 दोषियों की रिहाई हो जाती है। तो इन आरोपियों की रिहाई कैसे हुई? इनमें से एक ने अपील की कहाँ पर की? सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया कि 1992 की नीति के आधार पर फैसला हो, और गुजरात सरकार में एक समिति का गठन होता है फिर, और ये समिति इन दोषियों को रिहा कर देती है 1992 की नीति के आधार पर। तो इस तरह से होती है इन आरोपियों की रिहाई का फैसला। तो अब हम जान लेते हैं कि हमारे संविधान में सरकार को दोषियों की रिहाई से संबंधित कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए हैं। हम उन विशेषाधिकारों की जो हमारे संविधान में दिए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 हमसे क्या कहती है कि राज्य सरकार के पास सजा माफ करने का अधिकार है। राज्य सरकार अपने किसी भी दोषी की सजा को माफ कर सकती है। दूसरा है अनुच्छेद 72 जो राष्ट्रपति से संबंधित है, और अनुच्छेद 161 जो राज्य के राज्यपाल से संबंधित है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास जिन भी दोषियों ने कोर्ट से सजा पाई है उनकी सजा को कम करने का तथा उनकी सजा को निलंबित यानी कि खत्म करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ये अधिकार है कि वो दोषियों की सजा को कम कर सके या खत्म कर सके।
दूसरी तरफ राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के अनुसार यह अधिकार है कि वो दोषियों की सजा को कम कर सके तथा उनकी सजा को खत्म कर सके। अगला हमारे पास है सीआरपीसी की धारा 433A। तो इसके तहत क्या कहा गया है कि फांसी और उम्र कैद की सजा काट रहे दोषी 14 साल की सजा पूरी ना होने तक रिहा नहीं हो सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सीआरपीसी की धारा 433A क्या कहती है, जो भी ऐसे दोषी हैं जो फांसी या उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, अगर उनको सजा माफी देनी भी है तो उनको 14 साल की सजा तो पूरी करनी होगी, और 14 साल की सजा अगर वो पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद उनको सजा माफी दी जा सकती है, उनको रिहाई दी जा सकती है। तो यहाँ पर जो बिल्किस बानो केस के आरोपी थे, उन्होंने लगभग 15 साल की सजा पूरी कर ली थी और इसी कानून का सहारा लेते हुए उनको रिहाई दी गई है, क्योंकि उन्होंने कहा था, हमने पीछे बात की थी कि उन्होंने कहा था कि हमने 14 साल की सजा पूरी कर ली है तो अब हमें रिहाई दे दी जाए। तो इसीलिए यहाँ पर सीआरपीसी की धारा 433A का प्रयोग करते हुए उनको रिहाई दी गई, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो भी दोषी फांसी या उम्र कैद की सजा काट रहे हैं वो कम से कम 14 साल की सजा पूरी करें और उसके बाद सजा माफी पा सकते हैं। तो ये हमने बात की इस पूरे फैसले की, इस पूरे केस की, कि कैसे इस केस की शुरुआत होती है, फिर कैसे इन दोषियों को रिहाई दी जाती है, रिहाई का आधार क्या होता है और हमारे संविधान में रिहाई को लेकर कौन कौन से विशेषाधिकार सरकार को दिए गए हैं, हमने इन सब के बारे में बात की। तो जब इन दोषियों की रिहाई होती है, फिर बिल्किस बानो की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। तो ये अपील बिल्किस बानो ने नहीं की, ये अपील बिल्किस बानो की तरफ से की गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो बिल्किस बानो की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, इन दोषियों की रिहाई के ऊपर सवाल उठाया गया, क्योंकि जब इन दोषियों की रिहाई हो गई है तो इससे महिला सुरक्षा को, और खासकर जिस महिला के साथ इन्होंने गलत किया है उसकी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए बिल्किस बानो की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इनकी रिहाई के ऊपर अपील की गई है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस भी भेजा है कि किस आधार पर उन्होंने आरोपियों की रिहाई की है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को ये नोटिस भेजा है और पूछा है कि आप हमें बताएं कि किस आधार पर आपने इन आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। तो अब अगली सुनवाई होगी और अगली सुनवाई में आरोपियों का पक्ष भी सुना जाएगा, साथ ही बिल्किस बानो का पक्ष भी सुना जाएगा और गुजरात सरकार का पक्ष भी सुना जाएगा कि गुजरात सरकार ने किस आधार पर इन आरोपियों को रिहा किया है। तो ये हमने बात की अपने पूरे टॉपिक के बारे में, हमने पूरे केस के बारे में जाना, हमने इन आरोपियों की रिहाई के बारे में जाना, हमने संविधान के बारे में जाना कि संविधान में सजा माफी तथा रिहाई से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। तो हमने इस तरह से पूरे बिल्किस बानो के केस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।